आजकल मैं देखता हूँ 2 महीने 4 महीने 6 महीने इवन हनीमून पे जाते हैं, वहीं लड़ करके आ जाते हैं और वो डिवोर्स की तरफ चलने लगते हैं। आजकल लाइफ में या मैरिजेस में क्या इम्पोर्टेंट हो गया, इमोशनल मैच्योरिटी या फिर मनी? मैंने ऐसे देखा है कि लोग अपने घर के कल्चर को भूल जाते हैं। अगर लड़के के पास सॉलिड इनकम सोर्स है, 1 महीना क्या मतलब 10 दिन भी शादी नहीं चलती। इस एपिसोड में गौरव जी ने हमारे साथ शेयर किया कि आज के टाइम में राइट पार्टनर चूज करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी, कंपैटिबिलिटी एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और वो सारी कन्वर्सेशंस जो अक्सर शादी से पहले कभी प्रॉपर्ली नहीं होती। ऐसा एक कोई एडवाइस आपकी तरफ से जो उन लोगों के लिए हो जो शादी करने जा रहे हैं? ये समझना है, अगर आप शादी की बात सोच रहे हो, कि शादी एक एडजस्टमेंट है। किसी के नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। किसी का नेचर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। क्या ऐसा भी होता है कि कभी कोई लुक्स की वजह से किसी ने मना कर दिया हो? कहीं तो ऐसे हैं, गोरी नहीं है लड़की, वाइट रंग नहीं है, इसकी मम्मी देखो आप घर पे आके कितना वाइट रंग है। लोगों का ये मानना होता है, कहना होता है। आपके हिसाब से कॉमन टर्म्स क्या होते हैं ऐसे जो डिवोर्स के होते हैं? आपको क्या लगता है आज के रिलेशनशिप्स इतने क्यों नहीं चल रहे हैं? आज की डेट में मैं देखता हूँ कि रिलेशनशिप ना चलने का पेशेंसलेस जो बच्चे हैं वो पेशेंस को बहुत जल्दी खो देते हैं। मतलब पेशेंस के साथ अगर मैं बात करूँ, अगर थोड़ी सी पेशेंस हो तो रिश्ते को सर्वाइव करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट बच्चे बहुत आजकल मैं देखता हूँ 2 महीने 4 महीने 6 महीने इवन हनीमून पे जाते हैं, वहीं लड़ करके आ जाते हैं। वहीं से ही फैसला ले लेते हैं कि कुछ ऐसी बात जो हम बता नहीं सकते पेरेंट्स के आगे, और वो डिवोर्स की तरफ चलने लगते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है। क्योंकि हर रिश्ते को समझने में, एक दूसरे को ऑब्जर्व करने में समय लगता है। बट बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बात मेरे मतलब की नहीं हो रही तो इसको छोड़ दो। तो अगर पेशेंस रखेंगे तो रिश्ते लंबे समय तक चल सकते हैं। वेरी वेल सर, क्योंकि आजकल पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता है। हम लोग किसी क्यू में खड़े हैं तो वहाँ पे भी हाँ, पेशेंस नहीं है, प्लस हम एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला क्या चाहता है, वो क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर ये रिलेशनशिप चलता है वैसा वर्सा, वन साइड नहीं होता। हर इंसान सोचता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसे सामने वाला बन जाए, बट ऐसा नहीं होता है ना। कुछ सामने वाले की भी समझनी पड़ती है, कुछ अपनी भी समझनी पड़ती है। बट ईगो रहता है कि कई बार कि मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने ऐसा चाहा, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो कुछ समय लगता है चीज़ों को बनने में। तो बट रिलेशनशिप में लोगों को पेशेंसलेस हो गए हैं, इस वजह से ज़्यादा रिश्ते टूटने लगे हैं। सर आपको क्या लगता है आजकल मैरिजेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ को माना जाता है? देखो, हर इंसान का अपना बिलीव सिस्टम है। कोई किसी की चेकलिस्ट में कुछ है, किसी की चेकलिस्ट में कुछ है। बट मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में लोगों ने कस्टमाइज चेकलिस्ट बना रखी है कि, और पेरेंट्स की और बच्चों की भी चेकलिस्ट अलग अलग है। ये भी बहुत सारा मैंने खुद सामने देखा है। अगर मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, फादर से मदर से बात होती है तो उनकी एक अपनी चेकलिस्ट है। बट अगर बच्चों से बात होती है उनकी अपनी चेकलिस्ट है। तो क्या होता है आजकल कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ सोलो मीटिंग का बहुत रिवाज बन गया। आफ्टर द कोविड पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज के लिए सोलो मीटिंग पे फोकस डालना शुरू कर दिया कि हम नहीं आगे लग रहे, पहले बच्चे मिल लें। अब बच्चे मिल लेते हैं, बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपनी बातचीत को कर लेते हैं। बट किसी फैमिली में किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे इससे और बेटर ऑप्शन अगर मिल जाए, तो किसी को लगता है कि ये ठीक है। बट मतलब मेरे हिसाब से और पेरेंट के हिसाब से तो बच्चे डिसीजन लेने में देर लगाते हैं। मतलब बच्चे सिर्फ चिट चैट तक चलती रहती है कहानी, सोलो मीटिंग्स होती रहती हैं, बट फैमिली का मिलना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आजकल देखता हूँ कि कितनी कुछ वेबसाइट्स के थ्रू, जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मेंबरशिप लेने के बाद जब वो थक जाते हैं तो कई बार वो हमारे पास आते हैं। उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत टाइम से साइट्स पे देख रहे हैं, ऑनलाइन साइट्स पे देख रहे हैं। ऑनलाइन साइट्स पे सोलो मीटिंग तो फटाफट से हो जाती है, बट बच्चे आगे इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते, तो रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। तो कईयों का पेरेंट्स का ये कहना होता है कि जहाँ पर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों वो रिश्ता बताना,
बिकॉज हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हमने बहुत एफर्ट करे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफाइल मिल जाते हैं, बट कम्युनिकेशन करते हैं और उसके बाद मैच्योरिटी तक नहीं बात पहुंच पाती, क्योंकि वो बच्चे ही चिट चैट करते रहते हैं, डिसीजन मेकर आगे ही नहीं आते, डिसीजन मेकर से बात ही नहीं हो पाती है। बच्चों से बात करो तो हाँ मेरी बातचीत चल रही है, मैं मिल के आई हूँ या मैंने कल जाना है मिलने, मुझे मैच तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू देखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है और वो सोलो मीटिंग पे फोकस करने लग गए हैं कि बच्चे पहले मिल लें। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, देखो ये कोई लव मैरिज नहीं है कि बच्चों ने डिसीजन ले लिया। अगर अरेंज मैरिज करनी है तो अरेंज का मतलब है कि फैमिली अरेंज ही नहीं कर पाते हैं लोग। जो लोग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू थक जाते हैं वो हमारे से बातचीत करके हम उनको मैच्योर करा पाते हैं, क्योंकि हम फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, हम हर एक फैमिली को मिलते हैं। मैं फैमिली के घर भी जाता हूँ, फैमिली मेरे ऑफिस में भी आती है, तो मेरा स्टाफ भी फैमिली के घर, मतलब मेरा स्टाफ भी जाता है फैमिली को विजिट करता है, मैं खुद भी जाता हूँ, बट फैमिली भी हमारे ऑफिस में आती है, तो हम फैमिली टू फैमिली बातचीत करके मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, आजकल डेटिंग ऐप्स ने जैसे आपने मेंशन किया उसमें मिलके सब लोग ऑनलाइन अभी सोलो मीटिंग्स का कर रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल सकता है? देखो दोनों के प्लस और माइनस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है। डेटिंग ऐप की अगर हम बात करें तो डेटिंग ऐप का एक अपना प्रोसेस है, बट मुझे नहीं लगता कि अरेंज मैरिज के लिए डेटिंग ऐप को यूज़ करके हम अरेंज मैरिज को सक्सेसफुल पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंट है बेसिकली वो डेटिंग का ही है, वो आज किसी के साथ और कल किसी के साथ, मैच्योरिटी तो स्कोप ऑफ ज़ीरो है। अगर अरेंज मैरिज करनी है तो मैरिज ब्यूरो ही आपका कोई सगा, कोई मीडिएटर, कोई नॉन पर्सन के थ्रू या किसी मैरिज ब्यूरो के थ्रू ही रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। डेटिंग ऐप के थ्रू आप अरेंज मैरिज अगर सोचते हो तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि आज बंदा किसी के साथ डेट कर रहा है, कल वो किसी के साथ डेट कर रहा है, वो डेट पे ही उसका इंटेंट क्या है कि डेट करके वो रिलेशन को लॉन्ग लाइफ नहीं चलाना चाहते। बहुत कम परसेंटेज, 1% भी नहीं होगा कि जो मैच्योरिटी की पॉसिबिलिटी बन पाए। ऐसा पहले होता था जब सब लोग बिचौलिया बीच में आते थे, फैमिलीज मिलती थी, सब लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, चाय पे बात होती थी, तब वो मैरिजेस आई थिंक ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती थी। हाँ, अभी भी कल्चर अगर जिस फैमिली का ऐसा है कि कुछ परसेंटेज की अगर हम बात करें, अभी भी ऐसा है कि जहाँ पे दादा दादी भी बीच में बैठते हैं, दादा दादी भी डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स भी डिसीजन लेते हैं, बट उनके घर का कल्चर है, वो खानदानी लोग हैं जो पेरेंट्स इन्वॉल्व करके आगे चलते हैं, बट कई पेरेंट्स ने छोड़ रखा है बच्चों के ऊपर, वो गलत है। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स क्या होता है कि जब कहने को दिल्ली बहुत बड़ी है, बट जब मैं रिश्ते की बात देखता हूँ, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं मीटिंगों में खुद साथ जाता था। मतलब हम लोग 1100 रुपये चार्ज करते थे और मैं अपनी गाड़ी पे रोहिणी रहते थे, हम लोग रोहिणी से कभी साउथ दिल्ली जा रहा हूँ, कभी गुड़गांव जा रहा हूँ, कभी फरीदाबाद जा रहा हूँ, बट मैं देखता था मैं सिर्फ 1100 रुपये चार्ज करता था इनिशियली स्टेज पर, और मैं लोगों की मीटिंगों में भी साथ जाता था। मैं देखता था कि मीटिंग में ना बड़ा कॉमन सा सर्कल किसी का निकल के आता है ना, तभी वो रिश्ता मैच्योर कर पाता है। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन देखी, क्योंकि कोई अच्छा यहाँ रहते हो, किसको जानते हो, अच्छा उनको जानते हो, अच्छा चावला जी को जानते हो, चोपड़ा जी को जानते हो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रिलेशन निकालने के बाद पेरेंट्स वहाँ से इनडायरेक्ट इंक्वायरी कराते थे, भाई उनको आपके नेबर्स में या आपके बिजनेस में ये इस बंदे से मैं मिला कल किसी अपनी बिटिया के लिए, तो वहाँ से भी कुछ उनको आउटपुट मिल जाता था। अगर वो आउटपुट मिलता था तो उसके बेसिस पे रिश्ते को मैच्योर कर पाते थे। अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो रिश्ते की इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर हो पाती है और बच्चे भी डिसीजन तभी ले लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी साथ होते हैं। तो अगर जहाँ पे सोलो मीटिंग होती रहती है, मैं देखता हूँ अपने ऑफिस में, अगर हम एक दिन में लेट सपोज 8-10 मीटिंग सोलो करवाते हैं तो मैच्योरिटी कई बार एक भी नहीं हो पाती है, बट अगर 5 मीटिंग फैमिली की होती हैं तो उसमें से 2 या 3 मैच्योर हो जाती हैं, बिकॉज फैमिली डिसीजन लेती है। फैमिली बच्चों को भी कुछ काउंसलिंग कर पाती है, कुछ परसेंटेज, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बच्चों को बात करके सॉल्यूशन पे आ पाते हैं कि रिश्ते को मैच्योर कर पाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली के डिसीजंस भी उसमें बहुत मैटर करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक कि आजकल लाइफ में या मैरिजेस में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इमोशनल मैच्योरिटी या फिर मनी? क्योंकि मनी भी आजकल लोग बहुत, देखो पैसा भी बहुत कुछ है, बट जो आज की डेट में
पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देखता है, ख़ानदानी लोग देखते हैं, परिवार देखते हैं, वो रिश्ता कामयाब रहता है। जो सिर्फ पैसे पैसे को देख के रिश्ता कर देते हैं, इनके पास कोठी है, घर है, अकेला लड़का है, बस ये बेस बना लिया, कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करी, कोई ज़्यादा बात भी नहीं करी। मैंने ऐसे देखा है कि लोग हम अपने घर के कल्चर को भूल जाते हैं कि हमारे घर का क्या कल्चर है। अगर लड़के के पास सॉलिड इनकम सोर्स है तो उसके बेसिस पे रिश्ते को डिसीजन यस कर देते हैं। लड़के की कैसी अपब्रिंगिंग हो रखी है, उनके पेरेंट्स का क्या कल्चर है, हमारी बेटी वहाँ पे खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, इसको तो इग्नोर कर देते हैं। बहुत पैसा है और फटाफट से डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर बच्चों को थोड़ा समय दें, मिलें, फैमिली मिलें, दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ लंच करें, डिनर करें, एक दूसरे के घर आए जाएं बिफोर रोका सेरेमनी, तो एक हेल्दी डिसीजन हो पाता है और हेल्दी रिलेशन भी रहता है। जहाँ जल्दबाजी करते हैं, रोका करने में फटाफट जल्दी करते हैं, लोगों को लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है कि कहीं, और कुछ मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। कुछ मैं देखता हूँ कि जो मतलब नया मैरिज ब्यूरो खोलते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर डालने की कोशिश करता है, या कोई मीडिएटर उनको मिल जाता है जो प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि बस ये रिश्ता है, फटाफट से कर दो, हाथ से निकल जाएगा। लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ पैसा सॉलिड है और पंडित जी ने कह दिया पत्री मैच करती है, रिश्ता कर दो। बट ऐसा नहीं होता। बच्चों की कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए। दोनों बच्चों को मिल करके, अगर मिलने से वाइब्स अच्छी आती हैं, लंच पे जाएं, डिनर पे जाएं, दोनों अपने सवाल जवाब, अपना पास्ट, अपना फ्यूचर की वो क्या चाहते हैं, एक दूसरे से क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो करते हैं तो रिश्ते में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ पे वो बात ही नहीं करते, इनिशियली स्टेज पर सिर्फ एसेट्स के बेसिस पे रिश्ता कर देते हैं, पैसा ही पैसा देख के रिश्ता कर देते हैं, वहाँ पे मानो मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि 1 महीना क्या मतलब 10 दिन भी शादी नहीं चलती। बहुत सारी शादियाँ टूट रही हैं बिकॉज ऑफ लोगों के डिसीजंस रॉन्ग हैं, जल्दबाजी में लेते हैं लोग, तो रिश्ता टूटता है। कभी ऐसी कोई केस स्टडी आपके पास आई है जिसमें आपने ऐसी शादी करवाई है जिसमें आपको पता है ये शादी नहीं टिकने वाली, एंड उन्होंने आपके डिसीजन को या आपके गाइडेंस को, आपकी एडवाइस को नहीं मानते हुए भी वो शादी करी है? हाँ, ऐसा 1-2 बार मेरे लाइफ के अंदर मुझे पता है कि ये दोनों का मैच अच्छा नहीं है, बट फैमिली की एक कहते हैं ना कि एक ग्रीडीनेस, बिकॉज अब कईयों का क्या होता है कि कई साल से वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने उनको बहुत बिलीव कराया कि ये बहुत अच्छा मैच है, बट मुझे लग रहा था कि ये मैच इनके अकॉर्डिंगली नहीं है, बिकॉज ऑफ कि उनके घर का कल्चर। मैं लड़के वालों के घर पे भी गया हुआ था, मैं लड़की वालों के घर पे भी गया हुआ था, इवन मैंने दोनों तरफ कभी किसी के यहाँ लंच और किसी के यहाँ डिनर किया हुआ था, तो मुझे उनके घर का कल्चर, उनके घर का रहन सहन और उनका बिहेवियर के बारे में कुछ चीज़ें पता थी। बट जब मेरी मैच मेकिंग टीम ने कुछ शॉर्टलिस्ट करा तो वो रिश्ता डिस्कस हुआ, तो मैंने फैमिली को मना किया कि नहीं, ये आपके मतलब का नहीं है। कह रहे हमने पत्री मिलवाई है तो एस्ट्रोलॉजी वाइज तो बहुत अच्छा मैच है, आप मना क्यों कर रहे हो? तो मैंने इवन उनको ऑफिस में बुला करके भी समझाया कि देखो मतलब आपके घर का कल्चर जो उनके घर का कल्चर है वो मैच नहीं हो रहा। उनकी बेटियाँ बहुत सुंदर है, नो डाउट, बट वो आपके बेटे के साथ मैच नहीं है। जनकपुरी की फैमिली थी, लड़के वाले, और अशोक विहार के लड़की वाले थे। तो मीटिंग हुई उनकी, कह रहे गौरव जी एक बार हम चाहते हैं कि एक बार हम आपके ऑफिस आ जाएं, तो एक बार आप मीटिंग दोबारा से रखवा दो, हमारे कुछ डाउट्स हैं, अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने लड़के वालों को समझाया कि नहीं, आपके मतलब के नहीं है, मतलब फैमिली, बट उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि बहुत अच्छा मैच है, आप आगे परस्यू करो। तो एनीवेज उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो फिर मैं बीच में, देखो मैं एक न्यूट्रल, मैं एक मैरिज ब्यूरो रन करता हूँ, अगर फैमिली चाहती है तो चलो कोई बात नहीं, मे बी मेरी सोच रॉन्ग हो सकती है, तो बच्चों की अगर बैठ रही है बात तो देख लेते हैं। तो मैं वेडिंग में गया, मेरे को वेडिंग में देख के भी मतलब मैं वाइब्स दे रहा था कि हे भगवान, सब चलो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अच्छा ही हो, सब बच्चों की कंपैटिबिलिटी बैठती है, तो मेरी सोच में कुछ हो सकती है गलती, बट दोनों का परिवारों की एक्चुअली थॉट प्रोसेस में बहुत फ़र्क है। लड़की के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा टोका टाकी करने वाले थे, मतलब बहुत लड़की को घड़ी घड़ी, मतलब मैं देखता था उनके घर का कल्चर कुछ डिफरेंट है, मतलब वो बिंदास लोग, लड़के वाले, सब कुछ पैसा ही नहीं होता,
बट फैमिली के घर का कल्चर, लड़की के साथ ट्यूनिंग पेरेंट्स की ही, मतलब जब मैं उनके घर पे जाता था तो मुझे लगता था कि मतलब फैमिली में कुछ बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर ही ट्यूनिंग नहीं है। तो जब ऐसा मुझे फील होता था तो मैं बस वही कह रहा था कि चलो बच्चों की आपस में ठीक है तो हो सकता है ठीक हो जाए सब। बट अदिति, आफ्टर 1 month मुझे न्यूज़ मिला कि लड़की तो हनीमून के जस्ट अगले दिन ही अपने घर गई है और वहाँ से उनके पास पैसों की डिमांड आई है कि मुझे ये पैसा दो, मैं साथ में नहीं रह सकती। लड़के वालों ने मुझे बताया, मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो बट फैमिली का क्या होता है कि कई बार लगता है कि एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है तो बहुत अच्छी निभेगी। नहीं, परिवार अगर नहीं समझ में आता तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करके पतरी मैच कर रही है तो आगे रिश्ता कर दो। बट अगर परिवार की, बच्चे की परवरिश, पेरेंट्स की और बच्चों की अगर ट्यूनिंग नहीं है, पैसा जितना मर्जी है, तो उस परिवार की बच्ची आपके घर सेट नहीं हो सकती। चाहे वो वैसा वर्षा, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, अगर पेरेंट्स ने साथ रहना है और लड़के के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं है, लड़की वहाँ जाएगी तो वो खुश नहीं रहेगी। तो वो ही सब चीज़ें मैंने अभी पहले भी बताया कि जब मीटिंग करते हैं तो 2 बार 3 बार एक दूसरे के घर जाएं, थोड़ा सा समझें, लंच करें, डिनर करें, थोड़ा हेल्दी टाइम बिताएं, बच्चों को भी अलग से मिलने दें। फैमिली कि वो शादी में सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं है समधी, वो समधी बन रहे हैं। तो उन्होंने आपके साथ लाइफ टाइम, आपकी फैमिली के साथ आगे जाके लॉन्ग टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, वो एक बार लड़की अगर गलत घर की आ गई तो सब खत्म। बिकॉज अगर या लड़की गलत घर में चली गई तो भी सब खत्म। तो क्या होता है कि आजकल, पहले होता था कि 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो एक बच्चे को अलग कर दो। आजकल ले दे के मैं देखता हूँ एक लड़का एक लड़की। कई परिवार बताते हैं कि हमारे तो किसी भी घर के अंदर किसी रिश्तेदारी में किसी का डिवोर्स नहीं हो रखा, ये हमारा पहला ही डिवोर्स हो गया। बिकॉज कि वो जल्दबाजी करी थी, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करी थी, सोलो मीटिंग पे ज़्यादा बिलीव किया, और सोलो मीटिंग पे बच्चों ने अगर डिसीजन ले लिया तो उसके बेसिस पे ही रिश्ते को आगे बढ़ा दिया। ज़्यादा फैमिली के बारे में नहीं समझा। परिवार को समझना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, वेरी राइट। जैसे आपने मेंशन किया कि वो टाइम नहीं देते हैं उस रिलेशनशिप को इतना जितना उनको देना चाहिए। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग्स। नहीं, मेरा कहने का मतलब है बच्चों ने तो टाइम ले लिया, 1 मीटिंग या 10 मीटिंग भी कर ली। बट मेरा मानना ये, अगर हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो फैमिली टू फैमिली मीटिंग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 4-5 मीटिंग्स, हेल्दी मीटिंग्स, मतलब, और वो भी घर पे, एक दूसरे के घर पे होनी चाहिए। अगर हम बाहर जाते हैं, किसी एक अच्छे होटल में जाके खा के आ गए, वहाँ पे पैसे दिए और खा पी के हम आ गए, तो वो किसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं लग पाता। जब पहली मीटिंग होती है तो वो होटल में ही होती है नॉर्मली। बट उस मीटिंग के बाद अगर कुछ समझ में आ रहा है तो एक दूसरे के घर जाएं, घर जाके कल्चर समझ में आता है कि उनके घर का कल्चर क्या है, उनका सर्विंग सिस्टम क्या है, उनका घर में वो क्या होता है कि जब घर में हम किसी के जाते हैं तो पुरानी बातें छिड़ती हैं, पुरानी कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिससे कि हम एक दूसरे को ऑब्जर्व कर पाते हैं, अरे ये तो हमारे ही टाइप के लोग हैं, अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। अगर वो पुरानी चीज़ें कुछ मैच करती हैं परिवार, अगर किसी के घर का कल्चर ही नहीं समझ में आ रहा आपको कि नहीं ये हमारे टाइप्स के नहीं हैं, चाहे 36 में से 32 गुण मिलते हों, वो रिश्ता सरवाइव नहीं कर सकता। मैं रिटर्न में देता हूँ। बिकॉज अगर घर की वाइब्स नहीं मैच हो रही, परवरिश नहीं मैच हो रही बच्चों की, तो वो टेम्परेरी कंपैटिबिलिटी है, वो परमानेंट वाली नहीं है। मेरा मानना है कि दोनों परिवारों को मिलना चाहिए, रोका करने से पहले, थोड़ा डिसीजन लेने से पहले, और एक दूसरे को समझना चाहिए बहुत डिटेल में। कभी ऐसी कोई फैमिली आपके पास आई है जिसने प्रेशर में आके अपने बच्चों की शादी करवाई हो और बच्चे आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ना लड़का लड़की को, ना लड़की लड़के को? हाँ, ऐसी एक केस स्टडी है मेरे पास। लड़के वालों को, लड़के की मदर को सीवियर प्रॉब्लम थी और घर में डिसाइड हुआ कि बेटे की मैरिज कर देते हैं। बिकॉज डॉक्टरों ने लड़के की मदर को जवाब दे दिया हुआ था कि इसकी लाइफ अब ज़्यादा नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके साथ। तो रिश्ता लिखवाने आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम थोड़ा जल्दी में हैं, हरी में हैं, भाई मदर को इश्यूज़ हैं ज़्यादा,
तो डॉक्टर कह रहे हैं टाइम से शादी कर दो, तो मदर चाहती हैं कि मेरे सामने रिश्ता अच्छा मिल जाए, अच्छा फैमिली मिल जाए, और रिश्ते को कर देते हैं। हुआ क्या कि उनको हमने फर्स्ट रिश्ता ही दिखाया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और कोइंसिडेंस लड़की वालों ने भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। मीटिंग्स हुई दोनों की, बहुत अच्छा दोनों को लगा मिल करके। इवन मदर ने वहाँ पे बता भी दिया कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, हम शादी को भी जल्दी करेंगे, कि भगवान ना करे कुछ भी हो। बाकी डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, उनको कुछ सीवियर इश्यूज़ थे। अब हुआ क्या कि बच्चे मिलने लगे आपस में, बट पहली बार बच्चों को बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और उसके बाद कुछ बच्चों में कुछ ऐसी बातें हुई कि जो कि एक दूसरे को सूट नहीं कर रही थी। अब वो लड़की जो है लड़के की मदर को बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी, मतलब वो बेटे को समझाए, काउंसलिंग करे, बेटा आके मदर को बताए कि मम्मी आज मैं मिला, मतलब मेरे को, उस बिटिया का मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो मतलब मेरे को उनकी आज मतलब मैं मिला तो हम पिक्चर गए थे, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी मम्मी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इसको हमें आगे चलाना चाहिए, रोका कर दिया तो हम इसको रिश्ते को तोड़ देते हैं। अब लड़के को प्रेशर कि मदर को ज़्यादा बात करूँगा तो मदर की और हेल्थ ना ख़राब हो जाए। अब लड़के का मेरे पास भी फ़ोन आया कि भैया मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही है, तो क्या करूँ मैं, तो बड़ा मेरा सैंडविच बन गया। अगर मैं घर पे मम्मी के आगे कुछ बात करूँगा तो मम्मी की हेल्थ और ख़राब होती है, और रिश्ते को तोड़ेंगे तो मतलब एक सामाजिक प्रेशर, क्या करूँ मैं को, मतलब बट मेरे को बात करके कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उनको बोला देखो जी, आप मदर की इस वजह से ये रिश्ते को डिसीज़न मत लो, अगर ऐसा कुछ लगता है तो मदर को प्यार से समझा दो बैठा के कि और ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे, इतनी कोई हाय तोबा थोड़ी है, मदर आपकी ठीक है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, घर में है, तो आप थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है तो डिसीज़न कुछ देख सकते हैं, बट शादी के बाद ऐसा सब कुछ ना हो कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बेटी बाप की है। बट अब वो इमेज के चक्कर में मदर को बताएंगे, मदर की हेल्थ ख़राब ना हो जाए। और क्या हुआ अदिति, एक बार उन्होंने मदर को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, और मदर की तबीयत ख़राब हो गई। मदर की तबीयत ख़राब हो गई, मदर को लड़की बहुत पसंद, मदर को लड़की के पेरेंट्स बहुत पसंद, और लड़की मदर के साथ हालचाल हर रोज पूछे, हालचाल भी पूछे, और वो कहे कि नहीं तू गलत, लड़की तो ठीक है, मुझे तो बात करके कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही। वो कह रहा मामा मेरे को वाइब्स नहीं आ रही ना, मैं बात करता हूँ, मेरे को पसंद नहीं है। अब लड़की जो चाहती थी वो लड़के को, वो प्यार, वो सोना बाबू टाइप्स, वो कहता है वो मैच्योर, कि थोड़ा मैच्योर माइंड, कि मैं भैया वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है लड़की की, मैं सोना बाबू नहीं कर सकता, मैं बिजनेस में हूँ, मैं सारा दिन उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, दिन में क्या खाया क्या पिया, फ़ोन आता है, कह रहा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे को मतलब मेरी टाइप की नहीं लग रही, मेरे को नहीं करना रिश्ता, क्या करूँ। अब उसने पेरेंट के आगे बात करी तो मदर की तबीयत ख़राब हुई एक बार। अब उसके बाद वो डर गए घर में कि भाई कुछ बात मत करो, कुछ नहीं है, तुम थोड़ा टाइम लो, शादी को डिले कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीना डिले कर लेते हैं। शादी की डेट हो चुकी थी, शादी के कार्ड छपने गए हुए थे जब ये प्रॉब्लम आई उनके सामने। तो उन्होंने पहले तो शादी को डिले किया कि भाई मदर की हेल्थ का इशू है ये बोल करके, तो अभी हम 1-2 महीना डिले कर लेते हैं, शादी की डेट को आगे किया। उसके बाद बच्चे मिले, बच्चे मिलने के बाद वो लड़का खुश नहीं था, बट समाज के प्रेशर में और मदर के प्रेशर में, तो अब शादी की डेट आ गई, शादी हो गई। शादी हुई तो मदर का प्रेशर कि भाई तुम फैमिली प्लानिंग भी कर लो, और मेरा कुछ पता नहीं है, तो इस तरीके से तो अब उन्होंने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अभी 4th मंथ चल रहा है, मेरे पास परसों न्यूज़ आई कि भैया हम अलग होना चाहते हैं। मेरा सैंडविच बन गया है, मैं क्या करूं। मदर अभी भी आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी, क्योंकि घर में वो टेंशन देख करके। तो प्रेशर के अंदर शादी करवाना, प्रेशर के अंदर बच्चों को कि कोई घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फटाफट से शादी कर दो, डिसीजन ले लो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बच्चों को अगर वाइब्स नहीं आ रही, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही, तो कभी भी शादी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज मॉर्निंग भी जब मैं शूट पे आने वाला था, सुबह मैंने मिस्ड कॉल देखी उनकी, तो लड़के का कॉल था कि ऐसे ऐसे मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हैं, और वो मतलब जो उनकी वाइफ थी उसका नाम लेके बता रहे कि वो अपने घर गई है, उसका मतलब
मैं बहुत टेंशन में हूँ भैया, तो मेरे को आपसे आके मिलना है। तो क्या है कि पेरेंट्स की प्रेशर, और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है तो उस रिश्ते को नहीं करना चाहिए, और कहीं पे भी कोई लालच में रिश्ता नहीं करना चाहिए। प्लस माइनस हर एक में होते हैं। अगर वो सामने वाला देखता है कि इसके ये प्लस हैं और इसके ये माइनस हैं, माइनस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ही आगे रिश्ता चलता है। अगर किसी के प्लस प्लस के बेसिस पे रिश्ता होता है और माइनस जब दिखता है तो वो सामने वाला प्रॉब्लम में आ जाता है, तो रिश्ता नहीं निभ पाता है। हर एक में प्लस माइनस है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ये हो गया आपकी एक और स्टोरी। ऐसी कोई और स्टोरी आपके पास हो जो आपको लगा हो कि बहुत इमोशनल है, काफ़ी हार्ट टचिंग मूवी स्टोरी है आपकी, आपको खुद को लगा हो कि ये बहुत ही मेड फॉर ईच अदर वाली स्टोरी हो गई है? तो एक फैमिली मेरे पास आई हुई थी, गर्ल पेरेंट्स वाले, विद उनकी बिटिया भी साथ आई हुई थी। तो वो बात करते करते मेरे को डॉटर अपनी पार्टनर प्रेफरेंस डिस्क्राइब डिटेल में बता रही थी, और अपना पास्ट इन टर्म्स ऑफ कि उसका क्या, उसका स्कूलिंग रहा, क्या उसका कॉलेज रहा, और उसकी ना जो मतलब फैमिली ओरिएंटेड हूँ भैया मैं, मेरे को फैमिली वाले लोग चाहिए, मेरे को बहुत जॉली नेचर लड़का चाहिए। मैं मतलब इस परवरिश से मेरी अपब्रिंगिंग रही है, वो डिटेल में बात कर रही थी। तो मैं ना उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि डेटाबेस में कि कौन सा मैच इसके हिसाब से बेस्ट बनता है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ना एक दो रिश्ते आ रहे थे कि हाँ मैं इनसे वो रिश्ता डिस्कस करूँगा या ये रिश्ता डिस्कस करूँगा। मैंने उनसे 24 घंटे का टाइम हम लेते हैं नॉर्मली, कि एक बार हम ऑब्जर्व करके आपको डिटेल बताते हैं। हुआ ये अदिति कि 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप में एक फैमिली और आई, लड़के वाले। वो लड़का फॉर्म भर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो इनके लिए बहुत अच्छा मैच है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भगवान जी ने ना स्पेशली ये इन्हीं के लिए भेजा है। और ना एज का गैप था 5.5 साल का। हम लोग नॉर्मली 2-3 साल के गैप में रिश्ता डिस्कस करते हैं। तो अब मैं रात को सोचूं कि ये इनके साथ डिस्कस करूं या नहीं करूं, 5.5 साल का गैप है। तो अब उन्होंने ना एक बात बोली थी कि हमें गैप ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए हमें, 2-3 साल से ऊपर नहीं लेंगे हम। ये लड़की के पेरेंट्स ने भी बोला और लड़की ने भी बोला, मेरे को ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, सेम एज में या 2-3 साल का गैप ही चाहिए भैया। मैंने कहा ये सिर्फ ये गैप वाली बात अगर हटा देना तो जैसा ये चाहते हैं वैसा ही वो मैच है, और लड़का भी जो चाह रहा है वो लड़की भी वैसी ही है। तो मैंने ना लड़के को सिर्फ इतना पूछा कि अगर आपको 5.5 साल छोटी मैं एक लड़की सर्व करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कह रहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर लड़की वालों को प्रॉब्लम ना हो तो। अब मैंने सोचा कि मैं एक बार लड़की वालों से कैसे बात करूं। मैंने लड़की वालों को कॉल किया और बताया कि ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद मैंने सच बोला कि 1 घंटे 1.5 घंटे के गैप में एक फैमिली आई। जैसी आपकी बिटिया बोल रही थी ना, सेम वैसा ही फैमिली है। मेरे मतलब सर्कल में भी निकल आए थे वो। एक्चुअली जब वो फॉर्म भर रहे थे ना, तो 2 लोग कॉमन निकल आए थे जिनके रेफरेंस से वो आए थे। तो एक के रेफरेंस से आए थे और एक फैमिली को और जानते थे, किसी उनके घर का रिश्ता मैंने कराया हुआ था, तो उनके थ्रू वो मतलब सारी बातचीत हुई। तो उन्होंने बात भी कराई कि ऐसे ऐसे हम छाबड़ा जी के पास बैठे हैं, तो अपनी बेटे के लिए लिखवा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ये मैच ठीक है। तो मैंने कहा देखो आपने मेरे को बोला था 5.5 साल का गैप है, बट एक बार आप मेरे कहने पर मीटिंग करके देख लो, अगर सही लगे तो ठीक है। कह रहे चलो आप भेजो छाबड़ा जी, अगर आप इतनी बात कर रहे हो तो एक बार आप भेजो, मैं देखता हूँ। अदिति, उन्होंने और कोई रिश्ता ही नहीं देखा। 2-2.5 महीने उस रिश्ते पे बातचीत बहुत अच्छे से चली, फैमिली मीटिंग्स रखवाई, बच्चे मिले। लड़की कल मेरी बात हो रही थी, कह रही अब हम कभी भी कोई बात छिड़ती है ना, तो लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास उनका एक टेस्टिमोनियल भी उन्होंने बना के दिया मेरे को इवन, कि भैया मैं तो अपनी मेरी लाइफ आपकी वजह से इतनी मतलब बढ़िया बिंदास हो गई है। मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी लाइफ में ऐसी पार्टनर मुझे मिलेगी। आपने मतलब बहुत एफर्ट करे होंगे। मैंने कहा मैंने कुछ एफर्ट नहीं करे, ये प्रभु ने आपकी मेड फॉर ईच अदर। आप प्रभु ने सोचा और एक टाइम पे ही आप लोग आए, सेम डे पे। तो ये सब ऊपर वाला करता है, हम कुछ नहीं करते। हम एफर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बट सब ईश्वर ने सोच रखा होता है। तो ये सब ऊपर से लिखा हुआ था आप दोनों का, तो यू आर मेड फॉर ईच अदर।
इतने खुश हैं। अब उनकी वेडिंग होने वाली है, अभी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर हम बात करें शादियों की, तो मैं पर्सनली अभी खुद की बात करूं तो 27 की आई एम राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू बी 28। मैं 28 साल की नेक्स्ट जुलाई में कंप्लीट हो जाऊंगी, एंड आई एम रियली अफ्रेड। आप मेरे सामने बैठे इतने एक्सपीरियंस पर्सन है, आपने इतनी शादियां करवाई है, तो इस मौके को मैं छोड़ना नहीं चाहती। इस मौके को मैं यूज़ करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को जानने के लिए कि जो मेरे अंदर डर है शादी को लेके, एंड जो मैं सोचती हूँ शादी को लेके, क्या वो सही है? क्योंकि शादी से मुझे लगता नहीं मुझे शादी करनी चाहिए, या फिर मुझे कैसा डर किस चीज़ का है आपको? आजकल जिस तरह ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप देखेंगे हर जगह डिवोर्सेस चल रहे हैं, हर किसी की लाइफ में आप डिवोर्स के बारे में सुनेंगे। नहीं अदिति, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि अगर आपके सर्कल में 2-4 आपने सुन लिए तो पूरी दुनिया डिवोर्स से झूल रही है। बहुत सक्सेसफुल मैरिज भी हैं। अगर हम डिवोर्स की बात करें, कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। अगर किसी के साथ डिवोर्स हुआ है तो वो उसकी डेस्टिनी है, आप उस चीज़ से घबराइए नहीं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब अगर आपके सर्कल में कोई, आजकल मैं बड़ा ये देखता हूँ कि सिबलिंग में अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो छोटी बहन सोचती है कि बड़ी का डिवोर्स हो गया तो मैं क्यों करूँ, या बहन भाई में अगर कोई सिस्टर का डिवोर्स हो गया तो भाई भी डरा हुआ है कि अगर भाई मेरी सिस्टर नहीं खुश रह पाई, मेरी सिस्टर तो इतनी बढ़िया है बाय नेचर वाइज, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाई, तो उसके स्टार्स, उसकी कर्माज हैं, होनी बड़ी बलवान है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का डिवोर्स हो गया तो उस बात से देख के डर जाओ, ऐसा नहीं है। अगर उसकी किस्मत में कुछ हुआ है, आपके सिबलिंग में कुछ हुआ है, आपके सर्कल में कुछ हुआ है, तो उसके स्टार्स हैं। डिवोर्स लेने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब हम डिवोर्स क्यों लेते हैं, डिवोर्स मल्टीपल रीजंस होते हैं। कई बार हमें जल्दबाजी में शादी कर बैठते हैं, कई बार हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उस रिश्ते को, हमें लगता है कि ये राइट चॉइस नहीं है, तो हम डिसीजन ले पाते हैं। कई बार पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो पेरेंट्स टू पेरेंट्स की मतलब हमें ये रहता है कि भाई मदर फादर के साथ भी मेरे वाइफ की अच्छी टर्म्स नहीं है तो हम डिवोर्स, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, बट आप किसी को देख के घबराए नहीं। शादी की एज है आपकी, आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि थोड़ा सोच के, थोड़ा फैमिली को, अगर अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपको समझ में आता है, कोई आप लड़का देखते हो, आपको फैमिली से मिलो, लड़के से मिलो, इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, 2-4-5 मीटिंग्स करो, फैमिली को इन्वॉल्व करके, अगर सही लगता है तो कर दो। ऐसा नहीं है कि आपके सर्कल में अगर 2-4 डिवोर्स हो गए हैं तो आपको लगता है कि मेरे को भी शादी नहीं करनी चाहिए, डर है आपको। ये फियर को हटा दो। हर एक की किस्मत उसके साथ, आपकी किस्मत आपके साथ है, आपकी किस्मत किसी के साथ नहीं है। आप प्रेयर करो भगवान से, बस ये प्रे करो कि मुझे मेरा पार्टनर अच्छा मिले और मेरे पार्टनर के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी, एडजस्टमेंट हो। और थोड़ा सा ये समझना है, अगर आप शादी की उस बात सोच रहे हो, कि शादी एक एडजस्टमेंट है। आपको एडजस्टमेंट नेचर अगर आप लेकर के चलते हो, एडजस्ट करते हो, तो शादी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डिवोर्स के मैक्सिमम कारण एडजस्टेबल जो नहीं होता है, जो एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता, जो जल्दबाजी में डिसीजन लेने की कोशिश करता है कि मेरे टाइप्स का नहीं है, हटो यहाँ से, बाहर निकलो। अरे भाई, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ये कोई आप कोई फ़ोन या कोई चीज़ बाय नहीं कर रहे हो कि आज ले ली, नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दो, कुछ नया ट्राई करते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब डिवोर्स का जो चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि लोगों को लगता है कि इससे बेटर और मिल जाएगा। बट अगर रिलेशनशिप को टाइम देते हैं, उसको पेन को समझते हैं, तो डिवोर्स ऐसा नहीं कि डिवोर्स ही होगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आराम से बिंदास होकर शादी करें। बस एडजस्टमेंट, शादी में 100% परफेक्शन किसी को नहीं मिला है। आप ये एक्सपेक्टेशन से शादी ना करें कि मुझे मेरी चेकलिस्ट के हिसाब से मेरा पार्टनर मिल जाएगा। कुछ चीज़ें मिलेंगी और कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अगर आप ये समझेंगे कि मुझे जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, तो रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थिंक पॉजिटिव और शादी करें बिंदास होके। आई विल ट्राई टू थिंक पॉजिटिव इन फ्यूचर नाउ। हाँ, पॉजिटिव होकर के सोचें तो शादी, ऐसा जो सोचते हैं ना कि आजकल मैं देख रहा हूँ जेंसी बहुत घबराए हुए हैं कि शादी भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करें शादी। शादी तो मीडिएटरी है, आगे जनरेशन कैसे होगी। लिव इन में रह करके थोड़ी जनरेशन आगे, तो एक कमिटमेंट, वेडिंग में जब आप शादी करते हो तो एक बंधन में बंधते हो,
आप एक अच्छे बंधन में बंध के आप अपने परिवार के साथ अपने एक रिलेशन में आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए। बिना पार्टनर के सर्वाइव नहीं कर सकते हो आप। कोई तो एक सहारा चाहिए लाइफ में, तो लाइफ पार्टनर इज मैंडेटरी। आपके पास काफ़ी स्टोरीज ऐसे आती होंगी जो बहुत अच्छे थे, वो अब डिवोर्स ले रहे हैं, तो आपके हिसाब से कॉमन टर्म्स क्या होते हैं ऐसे जो डिवोर्स के होते हैं? देखो, ऐसे रिलेशन में सर्कल में अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे मैं अगर दोनों परिवारों को देखता हूं कि दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह स्टेब्लिश हैं, अच्छे ख़ानदान हैं, बट फिर भी डिवोर्स, फिर भी दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही। रीज़न रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। कुछ चीज़ें हम जब रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग होती हैं। किसी के नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, किसी का नेचर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जब कोई किसी को बदलने की कोशिश करता है, जब किसी से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठता है कि इसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मीट आउट नहीं हो पा रही हैं मेरे से, जो मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत क्लियर फंडा होना चाहिए। अगर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे डिटेल चर्चा हो जाती है कि मेरा पार्टनर मेरे से क्या चाहता है और मैं उससे क्या चाहता हूँ, वो क्लियर हो जाए तो रिलेशनशिप में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आपने काफ़ी टाइम से, जैसे हम बात कर रहे थे, आप 20 साल से इस रॉयल मैट्रिमोनियल को रन कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उस टाइम इतने मैरिज ब्यूरोस होते थे, बहुत लिमिटेड। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने सिर्फ पंडित ही सुने थे कि पंडित जी हैं जो कि झोला छाप, जिनके पास 5-10 रिश्ते हैं और वो आए मेरी बुआ का, मतलब जैसे कि एक लाला जी होते थे प्रीतमपुरा में, वो अब तो खैर वो चले गए बहुत टाइम। तो लाला जी घर आते थे, उनके पास कुछ किताबों में रिश्ते लिखे होते थे, तो वही रिश्ता बताते थे कि वो चोपड़ा जी की बेटी है, चावला जी का बेटा है, छाबड़ा जी का पोता है। तो इस तरीके से पहले वो रिवाज था। ये मैरिज ब्यूरो का तो अब चलन बहुत ज़्यादा चल गया है, क्योंकि अरेंज मैरिज अगर करनी है तो एक मैरिज ब्यूरो ही एक माध्यम है जहाँ पे एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, जहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फैमिली को देख सकते हैं, हम ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बाकी जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज़ हैं, वो टेक बेस्ड चल रही हैं। वहाँ पे क्या है कि पीछे टेक्नोलॉजी बनी हुई है, मैच मेकिंग हो रही है और किसी को कोई नहीं जानता। बच्चों के नंबर डले हुए हैं, बच्चे चिट चैट कर रहे हैं, और वो डिसीजंस तो बहुत मैंने देखे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू लोग सुनाते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ वो फ्रॉड हो गया। कहते हैं लाइफ लेफ्ट और राइट स्वाइप पे ही रह जाती है। हाँ, वो स्वाइप में ही रह जाती है। और मतलब बट अगर आप किसी को परिवार टू परिवार समझते हो, देखते हो, मैंने देखा कि जब मैंने ये एक प्रोसेस बनाया परिवार को समझने का, कि परिवार की रिक्वायरमेंट को समझें और हम उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके हम करें, तो ऑनलाइन पोर्टल्स ने भी वैसा रीति रिवाज बना दिया अपने प्लान्स के अंदर, एग्जीक्यूटिव प्लान, ये प्लान। बट एंड ऑफ द डे देख कौन रहा है उनको? टेक्नोलॉजी देख रही है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देख रहे हैं, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस मीटअप कर लो और समझ गए। वो इमोशनल कनेक्शन छूट जाता है। वो इमोशनल कनेक्शन तो नहीं हो पाता ना। मैं अपने ऑफिस की चाबी मेरे पास रहती है, मैं सुबह खुद आके खोलता हूँ, तो डेली ड्यूटी देता हूँ, फैमिली के मीटिंग्स करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि किसके साथ किसका मैच है। किसी के घर जाते हैं, किसी के घर से होके आते हैं, या कोई फैमिली मिलके जाती है, तो परिवार टू परिवार इस फैमिली के साथ ये वाला मैच अच्छा है, ये फैमिली के साथ ये वाला मैच अच्छा है, तो समझ पाते हैं, समझ के ही रिश्ते को बताने की कोशिश करते हैं। सर एक बात बताइए मुझे कि एस्ट्रोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी मैरिज में? हम मानते हैं कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट भी होनी चाहिए, बट क्या एस्ट्रोलॉजी ही बेस होती है? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो स्टार्टिंग से पथरी के ऊपर अटकी हुई हैं, उनकी पथरी मैच नहीं होती है किसी से, वो उसको आगे इमोशनली देखती भी नहीं है। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, कई फैमिलीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि कोई अच्छा मैच आता है, लोग झोली अड़ के रिश्ता मांग रहे होते हैं, बट होरोस्कोप पंडित जी ने मना कर दिया, उस रिश्ते को ठुकरा देते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है और किसी से सुना
कि हमारे सर्कल में या हमारे नेबर्स में या हमारे सर्कल में या हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी का पत्री नहीं मैच करती थी, शादी कर दी थी तो डिवोर्स हो गया। लोगों को एक ये फियर है, इस चक्कर में कई कई साल लगा देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मैच करेगी तभी हम देखने जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी अगर पंडित जी हाँ करेंगे तभी हम देखने जाएंगे। होता क्या है कि वो महीने में 8-10 रिश्ते देख लेते हैं, बट एक के साथ भी पत्री नहीं मैच करी, या अगर किसी एक के साथ मैच कर भी गई, एक या दो के साथ मैच कर भी गई, वहाँ सामने वालों को प्रपोजल भेजा, वहाँ से उनकी यस नहीं आई, और वो इसी तरीके से कई समय लगा देते हैं रिश्ते को ढूंढने में। क्योंकि जब वो कोई मैच देखते हैं, पहले तो मैच की पैरामीटर्स देखते हैं अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से कि सब कुछ है या नहीं। अगर उसमें सब कुछ मिल भी जाता है तो फिर वो लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छा मैच है। बट अब वो जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी उनको डरा देते हैं कि नहीं, यहाँ कर दी तो आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी या आपका बच्चा खुश नहीं रहेगा, कि ये एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं है। अब वो मीटिंग पे ही नहीं जाते, वो कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम बना हुआ। कई बार मीटिंग को फिक्सअप करके पंडित के पास चले जाते हैं, मना कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज एक फियर कि एस्ट्रोलॉजी मैच नहीं करती, पंडित जी ने मना कर दिया तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। बट दिस इज़ रॉन्ग। एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ है, बट एस्ट्रोलॉजी मैच करने का तरीका गलत है। अगर हम रिश्ते को बिना देखे बिना समझे, हम पहले पत्री बाद में हम देखेंगे। लोगों का मानना ये होता है कि अगर हम देख लेंगे, समझ लेंगे, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी भी बैठ जाएगी, फिर पंडित जी ने मना कर दिया तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ लिखा हुआ है, जो होना है वो होकर ही रहना है। लोगों का ये मानना होता है अदिति कि अगर हमने मीटिंग कर ली, मीटिंग के बाद हमें फैमिली भी अच्छी लगती है और एस्ट्रोलॉजी मैच नहीं करेगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। हम होटल में मिल रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, उनको हमारा बच्चा पसंद आएगा, हमारे को उनका बच्चा पसंद आएगा, बट अगर बाद में पंडित जी ने मना कर दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो उससे बेटर है हम पहले पत्री मैच कर लें। दिस इज़ रॉन्ग। जो हमारे में इंटरेस्ट ले, हमारे को उसमें इंटरेस्ट कितना आता है, बच्चों की कंपैटिबिलिटी कितनी बैठती है, परिवार एक दूसरे की जानकारी कितनी निकलती है, उनकी रेपुटेशन। और जब हम रिश्ते को करते हैं तो हर बंदा अपनी एक इंक्वायरी कराता है, उस फैमिली की इंक्वायरी कराता है और अपनी भी जजमेंट लेता है कि मेरे हिसाब के लोग हैं या नहीं हैं। बच्चे अपने हिसाब से बैठते हैं, बच्चे की अपनी देखते हैं कि उनका पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि मेरा पास्ट ये रहा, मेरा प्रेजेंट मेरा ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। अगर वो सब मीटअप हो रहा है तो वो कौन करा रहा है? वो भगवान करा रहा है। अगर प्रभु की तरफ से उन दोनों का लिखा हुआ है तभी कदम आगे बढ़ता है। लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। लोग सोचते हैं कि पत्री नहीं मैच कर रही या मैच कर रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम सोचेंगे कि पत्री पहले मैच करेंगे तो ही हम घर से चलेंगे, और इस वजह से कई साल वो रिश्ता देखने भी नहीं जा पाते। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जो हर हफ्ते रिश्ता लेते हैं, बट किसी की पत्री नहीं मैच करी। अब किसी की पत्री मैच कर रही है तो उन्होंने सामने अगर अप्रोच किया, वो चाहे हमारे थ्रू करें चाहे वो खुद से करें, वो सामने से जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत कम है ना। 10-12 रिश्ते देखे, उसमें से एक के साथ या दो के साथ जो ऐप बता रहा है या जो पंडित जी बता रहे हैं वो रिश्ते को उनको समझ में आ रहा है, बट सामने वाले को वो रिश्ता समझ में आएगा तभी तो रिश्ता होगा, क्योंकि ये गेम तो वैसा वर्षा है। तो मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ है, बट एस्ट्रोलॉजी को देखने का तरीका थोड़ा सा ये है। जब हम एक रिश्ता हमें आता है, जब हमें एक रिश्ता आता है तो हम उस रिश्ते को ऑब्जर्व करें और उससे मिलने की कोशिश करें। अगर हमारे स्टार्स में लिखा होगा मिलना तो ही मिलना हो पाएगा, क्योंकि स्टार्स में लिखा होगा मिलना। मीटिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, मीटिंग में भी बहुत अड़चनें आती हैं। अगर हमारी किसी से एस्ट्रोलॉजी मैच नहीं होती तो उससे हमारी मीटिंग नहीं हो पाती। बट अगर स्टार्स में लिखा होगा प्रभु की तरफ से तो ही हम टेबल पे आमने सामने बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। तो मीटिंग होने के बाद अगर बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, फैमिली को कुछ समझ में आ रहा है, इंक्वायरी ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है,
सबसे बाद में फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पंडित जी यहाँ हमने रिश्ता करना है, ये हमारा मैच है, ये हमारे बच्चे का मैच है, ये हमारे बच्चे का मैच है, उनका ये हमारे बच्चे का मैच है और ये सामने वाले की पत्री है, हमने यहाँ रिश्ता करना है, आप इसमें देखें कि हमें कोई उपाय करें या पत्री ठीक मैच कर रही है। अगर हम पंडित जी को इनपुट ये देते हैं ना कि हमें यहाँ रिश्ता करना है, तो पंडित जी कहते हैं हाँ रिश्ता ठीक है, बट इसमें ना एक पूजा करा लो, वो छोटा मोटा उनका खर्चे का सिस्टम है, वो खर्चा करवाएंगे, एक शादी से पहले एक ये तुलसी विवाह करवा देंगे पहले, या पीपल के पेड़ के साथ ये पूजा होगी, या पहले घर में ये पूजा करवा लेना, या इस तरीके से दान करवा दो। हर पंडित का अपने अपना एक तरीका है, हर एस्ट्रोलॉजी का अपनी अपनी पढ़ाई है, उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से वो उपाय बता देते हैं। वो एक बेटर रास्ता है रिश्ते को देखने का, बजाय रिश्ते को ठुकराते जाओ ठुकराते जाओ ठुकराते जाओ। उम्र बच्चों की बढ़ जाती है, 5-5 साल 6-6 साल बढ़ जाती है, और बाद में वो डिसीज़न लेते हैं कि अब क्या करें, पत्री अच्छी रिश्ते आए पर पत्री नहीं मैच कर रही थी, अब आप कोई रीमैरिज का भी ऑप्शन होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हम पत्री को नहीं मानेंगे। बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे और आत्मा दुखती है। जब मौका था तब शादी नहीं, जब मौका था, जब झोली अड़ के रिश्ता मांग रहे थे लोग। मेरे पास एक फैमिली पानीपत से चल कर के आई, उनका बेटा था, बिटिया उनको इतनी पसंद थी, लड़की वालों के नखरे कि नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं मैच करती, एस्ट्रोलॉजी नहीं मैच करती। स्पेशली गाय कि ये बहुत अच्छा मैच है, बच्चों का स्कूल भी सेम रहा है, कॉलेज भी सेम रहा है, आपने रिश्ता भेजा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो जानते हैं। लड़का कहता है कि मम्मी लड़की बहुत अच्छी थी, आपके थ्रू ये रिश्ता आया है, बट उनका स्कूल भी सेम था, कॉलेज भी सेम था, जानते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ, ज़्यादा नहीं जानते बट पता है, और हमें वैसी ही बच्ची चाहिए, तो आप यहाँ बात चलाओ। नहीं हमारे पंडित ने मना कर दिया है। तो अब पंडित का मना करना और लोगों का ठुकराना, और मैं देखता हूँ कि बहुत, अब वो मना तो कर दिया, बाद में पछता रहे हैं क्योंकि लड़के का तो रिश्ता हो गया, अब वो बाद में मतलब रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने डिसीजन ठीक नहीं लिया। दिस हैपेंस अ लॉट, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो भी काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी एंड उनको अब तक कोई ऐसा रिश्ता मिला नहीं जो उनकी पत्री से मैच कर रहा हो। जो मैच करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। पत्री को सबसे लास्ट का पॉइंट रखें, पहला स्पीड ब्रेकर पत्री ना बनाएं कि पत्री नहीं मैच करती तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस स्पीड ब्रेकर को शिफ्ट कर दें सबसे लास्ट में। अगर सब कुछ मैच करता है तो वो स्पीड ब्रेकर बहुत ईजिली क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज उसका एक उपाय निकल सकता है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसकी पूजा हो सकती है। अगर पता हो कि इनकी एस्ट्रोलॉजी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है, उसकी पूजा हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं। बट परिवार मैच करना, कंपैटिबिलिटी देखना, दोनों की वेवलेंथ मैच करना मीटिंग के बाद कि हाँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हर एक का एक पास्ट अपना कुछ होता है, कोई वो पास्ट के बारे में या उसकी प्रेजेंट में वो क्या किस चीज़ से उसको लगता है कि मेरे को ये चीज़ मिनिमम रिक्वायर्ड है, या उसको लगता है कि मेरा फ्यूचर में मेरे को ये सब चीज़ों की मेरी रिक्वायर्ड रहेगी, मेरे को मेरे पार्टनर से चाहिए ही चाहिए। तो खुल के बात करके सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मेरे टाइप्स की लग रही है, फैमिली ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये सबसे लास्ट की चीज़ है पत्री मैच करना। पत्री मैच करो बट इनिशियली पत्री पे अटक करके अपने बच्चों की उम्र ना बढ़ा दो कि जिससे कि अच्छे अच्छे रिश्ते आपको आज यस कर रहे हैं या आपको इनवाइट कर रहे हैं, मैरिज ब्यूरो के कोऑर्डिनेटर्स आपको बोल रहे हैं कि रिश्ते की बात चली है, आप मीटिंग करके देख लो, और आप पंडित जी ने मना कर दिया, बात करके ख़त्म कर रहे हो। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ है, बट एस्ट्रोलॉजी को रिलेशनशिप में लेके आने का एक तरीका है। राइट। एस्ट्रोलॉजी के पीछे भी काफ़ी रिश्ते खराब हो जाते हैं जो मेड फॉर ईच अदर होते हैं, जो एक्चुअली में सोलमेट्स होते हैं। बट क्या ऐसा भी होता है कि कभी कोई लुक्स की वजह से किसी ने मना कर दिया हो? हाँ, ये तो लुक्स की तरह तो बहुत कॉमन है, लुक्स की वजह से ही रिश्ते रिजेक्ट होते हैं मेजरली। तो रिश्ते तो लुक्स, लड़का मतलब लुक्स की वजह से रिश्ते रिजेक्ट, या लड़की रिश्ते की में लुक्स तो मेन अट्रैक्शन होता है। लोग हम प्रोफाइल भेजते हैं जब, तो सबसे पहले वो लुक्स पे ही जाते हैं। पहले लुक्स उनको लगता है कि हमारे अकॉर्डिंगली है कुछ। अब कई बच्चे फोटोजेनिक नहीं होते, तो कईयों को होता है कि लुक्स अट्रैक्ट नहीं कर रही, चाहे वो बहुत अच्छा घर का रिश्ता हो, चाहे वो बहुत ख़ानदानी लोग हों, बट लुक्स मैच नहीं कर रही तो नहीं उस रिश्ते को देखेंगे भी नहीं। कई बार पर्सनली
मैं भी किसी फैमिली को जैसे अप्रोच करता हूँ कि मेरे जाने हुए लोग हैं, इस परिवार का रिश्ता मैंने करवा रखा है इसके घर में, इनके सिबलिंग के मैंने रिश्ते 2 करवा रखे हैं, इनके कजन्स में भी, इनका रियल सिस्टर का या रियल ब्रदर का भी मैंने रिश्ता करा रखा है, आप एटलीस्ट देख लो। नहीं 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 नहीं, वो बेटे को फोटोग्राफ दिखाई थी, उनको बिटिया फ़ोटो में नहीं समझ में आ रही तो लोग अच्छे नहीं होंगे, नहीं हमें नहीं समझ में आ रही, नहीं आप रहने दो, कोई और अच्छा ऑप्शन दिखाओ। बहुत सुंदर लड़की चाहिए। अब कहीं तो ऐसे हैं गोरी नहीं है लड़की, वाइट रंग नहीं है, हमें इसकी मम्मी देखो आप घर पे आके कितना वाइट रंग है, लोगों का ये मानना होता है, कहना होता है। आप गौरव जी मेरी वाइफ आके देखो, आप देखो, हमें बहू तो वैसी चाहिए ना। तो अब रंग भी सब कुछ नहीं होता, लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सुंदर गोरी, और हर एक की अपनी अपनी सोच है ना, हर एक की अपनी अपनी चेकलिस्ट है। कभी लड़के या लड़की अपने किसी आइडल से उनको कंपेयर करते हैं सामने वाले को, जैसे लड़के ज़्यादातर मैंने सुना है जिस लड़की से शादी करते हैं वो अपनी माँ उसमें देखते हैं या अपनी मम्मी जैसे फैक्टर्स उसमें लेके आना चाहते हैं। तो ऐसा भी कभी आपने सुना है या ऐसा कभी हुआ है कि इस वजह से ये नहीं पसंद आ रही है कि इसमें भी मम्मी वाली क्वालिटीज़ नहीं है? हाँ हाँ, बहुत रहता है ये ऐसा कि लोग कंपेयर करते हैं। इवन मतलब देखो कि किसी के घर में जैसे कि 2 भाई हैं, तो मेरी भाभी के अंदर ये मतलब ना वो फीचर्स लिस्ट बताते हैं कि मेरी भाभी की ये फीचर्स हैं, तो एटलीस्ट अरे भाई उनकी किस्मत अपनी है, आपकी किस्मत अपनी है। हर एक को अपने अंदर देखना चाहिए, कि अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे को कैसा मैच मिल सकता है। किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, लोग बहुत कंपेयर करते हैं। हाँ, मेरी क्या लाइकिंग्स है, हाँ मेरी क्या लाइकिंग है, मेरी क्या डिसलाइकिंग है, और मेरे अंदर क्या कमी है। इंसान अगर अपनी कमियों को देखेगा तो रिश्ते को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा ना। लोग अपनी कमी नहीं देखते हैं, लोग सोचते हैं कि सामने बहुत कुछ हो। तो रिश्ते को करने के लिए कंप्रोमाइज़ सबसे पहले करना है और अपने अंदर देखना है, अपने प्लस और अपने माइनस को समझना है, तभी रिश्ते को आगे करने की कोशिश करें। कहते हैं जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। हाँ, जिसने खा लिया वो सोचता है कि बस यही था, और जो नहीं खाया जिसने वो सोचता है कि हाय मेरी भी हो जाए। तो ये तो रहता ही है। सर आपको क्या लगता है कि किसी की भी परफेक्ट कौन सी एज होती है शादी करने के लिए? किसी लड़के की, किसी लड़की की शादी के लिए कौन सी एज ऐसी होती है जो परफेक्ट है? देखो मेरा मानना ये है कि अगर एक लड़का रिश्ता ढूंढना शुरू कर रहा है, वो 23 से 24 साल में लगते ही 23वां साल जब उसका हो जाता है तो उसको रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और लड़की 21-22 साल की अगर हो रही है तो उसको रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए। जब एक छोटी एज होती है ना बट दोनों की, तो वो एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंडली नेचर के साथ फ्रेंडली बन करके रिश्ते को निभा लेते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं रिश्ता की, लोग सोचते हैं कि हम 28-30 के बाद शुरू करेंगे, 30-32 में हम देखना शुरू करेंगे लड़के की, तो वो क्या होता है, वो मैच्योर हो चुके होते हैं। वो एक मैच्योरिटी आती है, एक फिक्स माइंड होता है। वो एक मैं ये करूँगा और मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगी और मैं ये नहीं करूँगी, मेरे ये असूल हैं, मैं इसके बाहर नहीं जाऊँगी। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जब छोटी एज होती है तो दोनों में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक ने कहा दूसरे ने मानी। क्योंकि शादी जब चलती है वो एक ने कहा दूसरे ने माना, अगर उसको मतलब दोनों मानेंगे तो ही रिश्ता आगे चलता है। अगर एक फिक्स रहेगा मैं तो नहीं मानूंगा, ये मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, मैं ये ऐसे क्यों करूँ, मैंने तो आज तक नहीं किया, बिकॉज एक मैच्योर माइंड हो जाता है। वो भी एक बेसिक रीज़न है जब शादियाँ लेट होती हैं तो डिवोर्स के कारण तभी बनते हैं। मैच्योर माइंड हो जाता है, मैच्योर माइंड की वजह से आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो जो आपको लगता है कि ये मेरी मतलब का सवाल नहीं है, मेरी कप ऑफ टी नहीं है, इस बात से मेरे को मतलब नहीं है, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान हो रहा हो। बट वो रिजिड रहता है ना, भाई मेरे को नहीं मतलब, मैं नहीं करूँगी ये काम, मैं नहीं करूँगा, मैं ये क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, मैंने आज तक नहीं किया, मैं अब क्यों करूँ। बिकॉज माइंड मैच्योर हो जाता है। जब छोटी एज होती है तो एक माइंड मैच्योर नहीं होता, एक सामने वाले की एक फ्रेंडली नेचर में वो रम जाता है। जब एक लड़की की एज 20-22 साल है और लड़के की एज 23-24 साल है, लेट सपोज उन्होंने शादी के 1 साल के बाद फैमिली प्लानिंग करी, जब बच्चे हुए
तो बच्चों के साथ भी एक वो फ्रेंडली नेचर बन जाता है, बिकॉज एक रीजनेबल एज में शादी होगी तो बच्चों के साथ भी एक, जब थोड़ा सा 35-36 साल में जाके बच्चे होते हैं तो वो एक टाइम पास होता है। मेरा मानना है कि वो बच्चों के साथ, अब वो बच्चा जब 20-22 साल का होगा तब पेरेंट की एज कितनी होगी, आप समझ रहे हैं। अगर लड़की की शादी ही 32-33 साल में करी और जब बच्चा 20-22 साल का हुआ तब वो मदर 55-60 साल की हो गई, तो दोनों का मैच नहीं बनेगा ना। अगर वो मदर की 22-23 में शादी हुई और बच्चा 18-20 साल का हो गया तो वो मदर की एज 40-42 साल, तो वो दोनों मतलब लगेंगे ही नहीं कि ये माँ बेटा है या बाप बेटा है, वो एक फ्रेंडली लगेंगे, बिकॉज एक राइट एज में शादी हो गई थी। राइट एज में शादी करने का एक, दोनों एक दूसरे को भी समझ पाते हैं, तो फैमिली भी प्लानिंग ठीक टाइम पे हो पाती है और सब कुछ ठीक रहता है, माइंडसेट भी ठीक रहता है। जब मैच्योर माइंड हो जाता है रिश्ते को, तो वो एक क्या मतलब बच्चा सोचता है कि जब बच्चा, कई मैंने देखे हैं बच्चे 24-25 साल की उम्र में, पेरेंट्स ऐसे बुजुर्ग होते हैं बेचारे लाठी लेके चल रहे होते हैं, तो उनके साथ उनकी कुछ सेटिंग ही नहीं बैठ पाती। एक लड़की के लिए अगर हम राइट एज बोलें तो 21-22 साल की उम्र में शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए और 23-24 साल में लड़के को भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सर मैंने देखा है काफ़ी बार कि लड़का या लड़की कोई भी उनमें से कोई एक रुक जाता है एक एज पे आके कि पहले मैं कोई सेटल हो जाऊं, मैं अपना एजुकेशन पूरा कर लूं, मैं बिजनेस कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, पहले मैं लाइफ में एक अचीवमेंट अचीव कर लूं, उसके बाद मैं शादी करूंगा। उसमें आपका क्या कहना है? देखो, लेट मैरिज करने के बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं, एक भी प्लस नहीं है लेट मैरिज करने से, बिकॉज आपको मालूम है कि लेट मैरिज में फैमिली प्लानिंग में बहुत इश्यूज आते हैं और लेट मैरिज में एक एडमेंट नेचर भी रहता है और वो एक मतलब ना एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो मेरा मानना ये है कि टाइम से कर लेनी चाहिए, और जब जिनका अब जो लेट करना ही चाहता है, जिसके इंटेंशन है कि मेरे को अभी नहीं करनी है, अपने एक सेटल डाउन होने के बाद करनी है, बट उनका नेचर है अपना अपना, हर एक का अपना अपना नेचर है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उनको लगता है कि मैं सेटल होने के बाद ही करूँगा। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी राइट एज मैं आपको बता चुका हूँ। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोग मीटअप करने चाहते हैं, हम लोग किसी से मीटिंग कर रहे होते हैं, आपने बताया सोलो मीटिंग्स का काफ़ी चलन चल रहा है, तो उसमें क्या क्वेश्चंस हम ऐसा पूछ सकते हैं जिससे पता चले कि यस ही इज़ अ राइट मैच फॉर मी और यही है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है? देखो, ये लाइफ का कोई एक सवाल ऐसा नहीं है जो आपकी लाइफ में वही सवाल डिसीजन दे रहा है, ये कोई ऐसा एक सवाल नहीं है। ये आप जब सोलो मीटिंग करते हो तो मल्टीपल क्वेश्चंस आप अपने बारे में, अपना पास्ट बता रहे हो, सामने वाला उसको किस तरीके से ले रहा है, अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हो, सामने वाला वो उसको किस तरीके से वेलकम कर रहा है, या आपको जो लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस जब आप उनको बता रहे हो तो सामने से क्या वाइब्स आ रही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वो सुनने में कितना इंटरेस्टेड था, वो उसको किस तरीके से उसको फोर्सफुली वो हाँ भर रहा था या हाँ भर रही थी, तो या वो कंफर्टेबल है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब आपकी लाइकिंग और उसकी लाइकिंग भी मैच कर रही है, तब आपको वो डिसीजन लेना चाहिए कि वो फोर्सफुली तो नहीं हाँ भर रहा, वो किसी मेरे पैसों को लेकर के, मेरी चीज़ों को लेकर के, वो मतलब मुझे बाहरी दुनिया से पसंद, उसको मेरे अंदर क्या दिख रहा है, मेरे अंदर कॉमन और उसके अंदर कॉमन मुझे कुछ दिख रहा है। काफ़ी रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का आजकल वो बना दिया है। हाँ, अगर वो कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, कुछ लग रहा है कि हाँ ये मेरे टाइप का है, और टाइम देना चाहिए, एक मीटिंग में नहीं, कई मीटिंग्स करके, 3-4 एटलीस्ट मीटिंग। मेरा मानना है जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो कम से कम 45 दिन 45 डेज रेगुलर बात करनी चाहिए। रेगुलर बात करके अपने प्लस माइनस सारे डिस्कस करने चाहिए, अपना नेगेटिव से नेगेटिव, अपना प्लस से प्लस, और सामने वाले को भी क्लियर डिस्कस करना चाहिए। अगर वो 45 दिन हमारे बहुत अच्छे बीतते हैं, हमें वाइब्स आती हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंगली है जैसा मैं चाहता हूँ, तो भगवान का नाम लेके पॉजिटिव एनर्जी देकर रिश्ते को कर लेना चाहिए। एक मीटिंग या एक सवाल में जवाब नहीं आता। ये आपने मेरे साथ सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपने मुझे बताई। उन स्टोरीज़ को सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये शादी कर लेनी चाहिए। शादी करनी ही चाहिए शादी के बिना गुजारा नहीं है शादी तो करनी ही चाहिए।
जो ये सोचते हैं ना कि हम अकेले रह जाएंगे, नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि जब ट्रबल ऐसी होती है कि आपको कोई पकड़ने वाला तो चाहिए, सहारा, इमोशनल भाई सपोर्ट। माँ बाप, पेरेंट्स कब तक, आपके सिबलिंग कब तक, आपको एक पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए। शादी करना मजबूरी नहीं, शादी करना ज़रूरी है। लोग मजबूरी में शादी करते हैं, नहीं, शादी करना ज़रूरी है। सर ऐसा एक कोई एडवाइस आपकी तरफ से जो उन लोगों के लिए हो जो शादी करने जा रहे हैं, ऐसा कोई एडवाइस आप अपना देना चाहेंगे उनको? मेरी ये सभी से एडवाइस है जो रिश्ता देख रहे हैं कि किसी के अंदर 100% ढूंढने की कोशिश ना करें, सब कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली 50-60% आपको सामने वाले में दिख रहा है तो उस रिश्ते को अच्छा समझ के उस पर टाइम लगाएं और उसको बेटर बनाने की कोशिश करें। अगर वो बेटर है तो वहाँ पे रिश्ता कर दें। हम कई बार लोग 100% परफेक्शन की तरफ देखने में कई साल बिता देते हैं और रिश्ता कर ही नहीं पाते हैं। सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ हमारी चेकलिस्ट में ऐसा रहता है जो हमें नहीं मिल सकता। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए पार्टनर से। आज तक किसी को भी 100% नहीं मिला है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रह जाता है कि ये नहीं हो पाया, बट बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो 100% परफेक्शन की तरफ ना जाएं, अच्छे इंसान की तरफ, अच्छी परिवार की तरफ जाएं और रिश्ते को शादी की तरफ लेके जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें इतना टाइम दिया, इतनी डीप इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए, इतनी सारी अच्छी एडवाइसेस हमें दी है आपने। आई थिंक जो हमें देखेंगे एंड जो हमारी बातें सुनेंगे वो आपकी एडवाइस से, आपकी बातों से इंस्पायर होंगे एंड उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर उनको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।